नमस्कार, स्वागत है आपका सी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बड़े बदलाव कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों की पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव स्वाभाविक रूप से बन रहा है। अगर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया तो फिर केंद्र सरकार का सिरदर्द बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार एनपीएस में ऐसा बदलाव करना चाहती है जिससे वो पुरानी पेंशन स्कीम जैसी ही आकर्षक बनी रहे, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरकार पर भी बोझ कम पड़े। आज इस शो में आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एनपीएस में प्रस्तावित बदलाव कैसे हैं, इनसे किससे फायदा होगा और कैसे सरकार एक्चुअल में जो एक्सचेकर पर बोझ है जिसका सबसे ज्यादा हवाला दिया जा रहा है, फ्यूचर जनरेशंस का हवाला दिया जा रहा है, कैसे उस बोझ को कम कर पाएगी। और कर्मचारी जो कि लगातार अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं उनको समझा पाएगी। करेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। लौट हैं खास मेहमानों के साथ। फ्रांस की इन तस्वीरों को देखिए। इतनी आगजनी, इतना हिंसक विरोध पेंशन में थोड़े से बदलाव की वजह से है। वहां की सरकार ने पेंशन लेने की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। इतना विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पेंशन हर व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जॉब में हो। इसलिए ये मुद्दा हर व्यक्ति से सीधे सीधे जुड़ा है। हमारे देश में भी पेंशन को लेकर संघर्ष चल रहा है, मगर ये उतनी चर्चा में नहीं रहता क्योंकि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिससे देश के 5% लोगों का हित भी नहीं जुड़ा है। इन 5% लोगों को पेंशन बाकी के 95% लोगों से वसूले गए टैक्स से दी जाती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के विवाद को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करके ऐसा दबाव बना दिया है कि सरकार एनपीएस में बदलाव करने के लिए मजबूर होती दिख रही है। न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय में चर्चा हो रही है। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान है। यही नहीं, पेंशनर के फंड पर अतिरिक्त कमाई भी उसे ही मिलेगी। एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार अपना योगदान 14% से ज्यादा करने पर भी विचार कर रही है। इससे खजाने पर बिना बोझ डाले सरकारी योगदान बढ़ेगा। सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए एन्युटी में ज्यादा निवेश का प्रस्ताव दे सकती है। फिलहाल कुल फंड का 40% एन्युटी में निवेश होता है। इस एन्युटी से ही लोगों को पेंशन मिलती है। फिलहाल एनपीएस में आखिरी वेतन का करीब 35% तक पेंशन संभव है। हालांकि मार्केट से लिंक होने पर इसकी गारंटी नहीं होती, मगर सारी लड़ाई ये 35% को बढ़ाने के लिए ही हो रही है। अब बताते हैं कि एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था क्या है। इसे लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा एनपीएस मद में कटवाना होता है। इसमें 14% सरकार भी अपना योगदान देती है, यानी फिलहाल बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन के मद में कट जाता है। ये पैसा फंड मैनेजर्स को दिया जाता है जो कर्मचारी की इच्छा के हिसाब से शेयर और डेट में निवेश करते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वो कुल कॉर्पस का 60% एक मुश्त निकाल सकता है। रिटायरमेंट के वक्त निकाला गया एक मुश्त पैसा टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। इसी एन्युटी के पैसे से लोगों को पेंशन दी जाती है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को पेंशन मिलती है। इसके अलावा पेंशन के साथ डीए का भी प्रावधान है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता है। पेंशन का खर्च इतना बढ़ गया है कि कई राज्यों में सरकारों के पास विकास और जन कल्याण के दूसरे कामों के लिए पैसा ही नहीं बचता। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर पैसे को बचाना चाहती है ताकि विकास के कामों के लिए पैसे कम न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपके साथ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग साहब, जो कि पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। सुभाष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं कविम भटनागर, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। कविम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। सबसे पहले सुभाष सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। अब लग रहा है थोड़ा सा पॉलिटिकल क्योंकि सिचुएशन आ गई है, तो लग रहा है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में जो कांग्रेस शासित सरकारों ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, अब वो एक दबाव की तरह काम कर रहे हैं। और ये दबाव भी जो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है,
2024 के चुनाव अब सिर पर हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब महाराष्ट्र में हमने देखा कि 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ, 18 लाख कर्मचारी उसमें शामिल हो गए। तो चुनाव सर पर है, इसलिए सरकार पल्ला तो नहीं झाड़ सकती। अब अंदर खाने बात यह आ रही है सर कि एक बीच का मध्यम मार्ग जिसे कहा जाता है वो निकालने की बात कही जा रही है। अब ये मध्यम मार्ग क्या हो सकता है सर? क्या वाकई में पुरानी पेंशन जैसी कोई लोक लुभावन या आकर्षक योजना लाई जा सकती है बिना ओल्ड पेंशन लागू किए हुए? देखिए, कर्मचारियों को वेतन और कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, ये हमेशा इलेक्शन से जुड़े हुए इश्यूज रहते हैं जी। इसमें ये मानना कि भाई ये अभी ऐसा मुद्दा बन रहा है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। ये पेंशन एक नासूर की तरह से बन गई थी देश में, जिस गति से ये बढ़ती जा रही थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, और जो हमारी इतनी लिबरल पेंशन देश में हो गई थी कि आपकी आखिरी पे का 50%, उसके ऊपर भी डीए, फिर अगर आपकी उम्र बढ़ जाए तो आपको एक स्टेज पे जाके 100% वेतन के हिसाब से आपकी पेंशन मिलेगी। हर पे कमीशन के बाद पे कमीशंस को उसी तरह से रिवाइज कर दें जैसे कि आप जो अभी रिटायर होने वाले कर्मचारी उसको पाते हैं। तो कुल मिला के हमने एक व्यवस्था देश में ऐसी खड़ी कर दी थी जिसमें पेंशन वाला कर्मचारी जो सर्विस के समय उसको जो कुछ मिलता था उससे कई गुना ज्यादा पेंशन के रूप में पाने लग गया था, और उसका भार सरकार के ऊपर निश्चित रूप से पड़ रहा था। ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी इसमें ये थी कि चूंकि पेंशन ड्यू होती है जब आदमी रिटायर होता है, और उससे और भी कनेक्टेड बेनिफिट्स भी लिंक्ड होते हैं, जैसे कम्यूटेशन हुआ या कुछ और हुआ, तो उसकी सरकार को आकलन भी नहीं रहता है कि भाई ये जब रिटायर होगा तो उस समय हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, उस समय हम पे क्या भार आएगा। तो ये बड़ी सोच के, और ये आसान काम नहीं था, ये बहुत मुश्किलात के साथ ये निर्णय लिए गए 2003 में और 4 में। उसके बाद राज्य सरकारों को कई साल लगे परसुएड करने में उनको इस पेंशन स्कीम के अंदर लाने में। 4-5 साल के बाद कई स्टेट्स इसमें आए। तो ये मानना कि केवल इस समय इलेक्शन के कारण से ये दबाव बन रहा है, ये सही नहीं। कर्मचारी कभी भी इससे खुश नहीं थे। पहले 2004 से और 2015-20 तक उनकी संख्या कम थी, इसलिए उनका दबाव और उनकी पॉलिटिकल वैल्यू रिलेटिवली उतनी ज्यादा नहीं थी। अब ये संख्या काफी बढ़ गई है तो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू और न्यूसेंस भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक बिल्कुल आपको मैं एक थोड़ा सा अंदाजा दूं, लगभग एनपीएस में जो सरकार के ऊपर दायित्व आता है, एक तो बिल्कुल स्पष्ट है और अभी का है उसको छोड़ते हुए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, और ओपीएस में इसमें 1 और 3 गुने का फर्क है। मतलब ओपीएस जो है वो सरकार के लिए करीब करीब 3 गुना ज्यादा महंगी है। ओके। तो इसलिए सरकार को अगर ओपीएस कभी भी चुनेगी वापस से, तो ये मान के चलना चाहिए कि उसका जो दबाव इम्पैक्ट है वो करीब 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर फिस्कल भार पड़ जाएगा। एब्सोल्युटली सर। ये तो सर ये तो सवाल का जवाब तो सरकारें देती रहती हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही ओल्ड पेंशन स्कीम की जब डेटा दिए थे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है पेंशन बर्डन का था। बैंकरप्सी की स्टेज पे आ सकती है, इस तरह के दावे भी किए गए थे। एसबीआई की बाकायदा रिपोर्ट थी, उसमें पंजाब का जिक्र था, उसमें दूसरे स्टेट्स का जिक्र था कि पेंशन की वजह से कैसे सरकारों पर बोझ पड़ रहा है। अब ये बात तो सही है, लेकिन कविम सर जो कहा जा रहा था कि अब हम कभी इस पर बात नहीं करेंगे, और जैसा गर्ग सर ने कहा कि स्वाभाविक रूप से रोष इसको लेकर ऐसा नहीं है कि कोई अभी रहा हो, पहले से ही इसके विरोध में रहे लोग मुखर ज्यादा अब नजर आते हैं। और जब से कांग्रेस शासित राज्यों ने उनकी मांगे माननी शुरू कर दी है, तब से एक होप जाग गई है।
और वो अब सारे बीजेपी शासित राज्यों में एक प्रेशर बनकर आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल मूल वही है सर, कि आप भले ही सरकार, केंद्र सरकार ने बोल दिया कि आपको हम पनिश कर देंगे अगर आपने इस तरह के प्रोटेस्ट करे, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। प्रेशर ये आगे बढ़ता रहेगा। रास्ता क्या होगा? जो बात कही जा रही है कि साहब हम आपको एक ऐसी पेंशन लाकर देंगे जिसमें आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और एक्सचेकर पर भी बोझ नहीं आएगा, तो वो परिस्थिति क्या हो सकती है सर? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबली ये माना जाता है कि पेंशन रिफॉर्म्स आर फॉट ऑन द स्ट्रीट्स, नॉट डेवलप्ड इन दी रूम्स। इसका मतलब ये है कि पेंशन रिफॉर्म्स जहां पर भी होते हैं वो हमेशा स्ट्रीट्स पे ही फाइट किए जाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री पे रहे हों। ये चीज हिंदुस्तान में भी हो रही है। और जैसा अभी सुभाष गर्ग साहब ने बताया कि जो असंतोष था वो असंतोष शुरू से ही रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, अब बढ़ती जा रही है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो आपने मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि वर्तमान में अब क्या किया जा सकता है। ये बात तो समझ में आती है कि ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है लोगों को, लेकिन ये चीज भी हमें समझ में आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना पे हम वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका जो फिस्कल बर्डन है वो कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें हैं, वो बर्डन उसका बियर नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा पिछले 20 साल से 19 साल से जो जब से एनपीएस लागू हुआ है, उसके जो मैकेनिक्स बन रहे हैं, डायनामिक्स बन रहे हैं, वो भी नहीं। जैसे कई राज्यों ने अभी मांग करी है कि हमारा पैसा हमें वापस कर दो, ये संभव नहीं है। उसका कारण ये है, ये पैसा सरकारों का है ही नहीं, ये पैसा है जो इंडिविजुअल्स, जो एनपीएस के मेंबर्स हैं, ये उनका पैसा है। सरकार ने को कंट्रीब्यूट भले ही किया है 14% उनके खाते में। हाँ, यही तो लॉजिक देते हैं सर वो कि हमारा भी इसमें अंशदान है, हम भी पैसा दे रहे हैं। जी, तो सरकार का जो अंशदान है वो एज अ सरकार नहीं, एज एन एम्प्लॉयर है, क्योंकि सरकार इज द एम्प्लॉयर ऑफ दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सरकार ने एज एन एम्प्लॉयर 14% योगदान उसमें दिया है। तो 24% जितना भी कंट्रीब्यूट हुआ है वो पैसा सरकार का कतई नहीं है, क्योंकि ये पैसा जाता है IRA, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, जिसके अगेंस्ट में एक PRAN इशू किया जाता है हर इंडिविजुअल को। तो सरकार ने पैसा जिस दिन दे दिया, सरकार का रोल खत्म है, अब सरकार वो पैसा नहीं ले सकती। तो पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि सरकारें इस पैसे को एक्सेस नहीं कर सकती, केवल इंडिविजुअल कर सकता है, वो भी जो शर्तें PFRDA की हैं उनके आधार पे। अब दूसरी पॉइंट पे मैं आता हूं, जो आपने कहा कि नवीन पेंशन योजना में ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर एक को अपना कहने का मौका मिलता है इसमें। यहाँ दो मुद्दे समझने चाहिए। सबसे पहले, सरकार ने जो भी नियम बदले हैं, ये बिटवीन वाइल इन द गेम नहीं बदले हैं। जिन लोगों ने भी सरकार ज्वाइन करी है 2004 के बाद, ज्वाइन करने के पहले उन्हें बता दिया गया था कि वो नई पेंशन योजना में है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्वाइन किया और सरकार ने नियम बदल दिए मेरे ज्वाइन करने के बाद। ये अनाउंस पहले हो गया था। हाँ, जिन लोगों ने 2003 और 4 के लिए, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था और वो कुछ बॉर्डर लाइन पे आ रहे थे, उनके लिए सरकार ने नियम कायदे बना दिए हैं, तो वो अब पुरानी पेंशन योजना में भी कुछ लोग उसमें हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आपने ज्वाइन करी सर्विस, चाहे आपने IAS ज्वाइन करा, चाहे आपने क्लर्क के बतौर ज्वाइन किया, आपको पता था ज्वाइन करने के पहले कि आप न्यू पेंशन स्कीम में हैं। तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। लेकिन आपने जैसा बताया, इट्स ए डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमें एज ए पेंशन इकोनॉमिस्ट, मुझे अगर ये देखना है कि नवीन पेंशन योजना को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इन लोगों को किस प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन है, हम उसको किस हद तक कर सकते हैं पूरा, तो उसके लिए 3-4 मुद्दे सामने आते हैं जो सरकार को कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला तो लोगों में असुरक्षा की भावना है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो पुरानी पेंशन योजना में तो परिवार पेंशन हुआ करती थी, नई पेंशन योजना में परिवार पेंशन नहीं है। तो इसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता है। मुझे लगता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए फिरोज साहब के पास जरूर आना चाहूंगा। और आप ये जो बता रहे हैं कि एग्जैक्टली अब क्या किया जा सकता है, आपकी बातों से एक तो नो लुकिंग बैक, अब वापस इसको सरकार ले नहीं सकती, दूसरा सरकारें जो कंट्रीब्यूशन है वो वापस नहीं ले सकती, और तीसरा जो आपने बताया, जो आप शुरू कर रहे थे कि इसमें अब क्या किया जा सकता है, उस पर जरूर आएंगे। लेकिन फिरोज जी, इस वक्त की स्थिति आप जरा हमें समझाइए, क्या वाकई में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं
आपसे जो बात हो रही थी कि अगर हम एक 40 साल के व्यक्ति का एक मानक लेके चलें तो कब तक वो ब्रेक इवन पर आएगा, कितना आएगा, उसका गणित क्या है एग्जैक्टली, अगर एक आम आदमी को अगर आसान भाषा में समझना हो? देखिए दीपक जी, मेरे हिसाब से जैसे न्यू पेंशन स्कीम में आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि फंड मैनेजर कौन होगा, कौन सी एसेट क्लास होगी, तो अब रिवर्स तो कर नहीं सकते जैसे सर कह रहे थे, तो आपको एटलीस्ट ड्राइवर सीट में आके अपनी खुद की सुरक्षा करनी है। जैसे ये भी है कि आपको कोई मृत्यु हो जाती है तो परिवार को नहीं मिलता है, अब इंश्योरेंस डिजाइन हो तो हो, बट टर्म प्लान आज 1 करोड़ रुपए का 15-17 हजार रुपए में मिलता है 40 साल वाले का, वो तो ले ही ले। सो पॉइंट इज 11% की अगर आपकी पेंशन की एनपीएस की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर 11% पे ग्रो हो तो एक 40 साल का व्यक्ति जो 60 की उम्र में रिटायर होने वाला हो उसको वही की वही पेंशन मिल सकती है अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 मोर इयर्स की हो। आज इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70.42 2023 की। चलो 10 साल का ग्रेस पीरियड भी मान ले तो 80 की अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, 20 साल आपने इकट्ठा किया, 20 साल आपने उसको कंज्यूम किया, 20 साल में जब इकट्ठा कर रहे हो तो इस पैसे को 11% से ग्रो होना है। तो अगर वो 11% की कॉन्फिडेंस है कि नहीं है और 11% के लिए क्या एसेट एलोकेशन की जरूरत है, मेरे हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकली निफ्टी की रिटर्न्स देखें और फंड मैनेजर्स की रिटर्न देखें तो 14-15 इक्विटी से आती है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करते हो तो 7.5 मिलता है। इन दोनों के मिश्रण से 50-50 में आप 11, 10.5, 11 पे पहुंच सकते हैं। तो इतना रिवोल्ट करने के बदले या फिर अपना टाइम स्ट्राइक में बदली, इफ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन एसेट एलोकेशन, ये 11 इज नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है अगले 20 साल की, इट्स पॉइज्ड फॉर ये दोनों इतने डिफरेंट नहीं रहे। बट जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने सरकार को, यानी कि सरकार के माध्यम से हमने समाज को अपना एक नया पूरा का पूरा हमने जिंदगी हमने लगा दी और हमारे पास ऑप्शन थे कि हम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से सरकार की सेवा करने की कोशिश की। ये सरकारी कर्मचारी कहते हैं, जो कई मायनों में सच भी है। तो क्या उन्हें कोई एक अपर हैंड नहीं मिलना चाहिए कि सरकार उनकी बुढ़ापे के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखे? अगर सारी गणित एक आम आदमी को ही करनी है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज में क्यों जाएगा? आप कितना सही कह रहे हैं, दो किस्म से सही कह रहे हैं। अब जैसे फ्रांस की बात हो रही थी, राइट, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट या फिर सीटीसीज की जो डिफरेंशियल्स हैं इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इन द टॉप 10 इकोनॉमीज है। तो अगर एक कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आज की बैंक अकाउंट क्रेडिट की ताकि वो सुरक्षा पा सके और इफ्स एंड बट्स ना हो जिंदगी में आफ्टर रिटायरमेंट, और दूसरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इंडियन की सोशल फैब्रिक में। पहले क्या होता था कि आप बच्चों को पाल लेते थे, बच्चे आफ्टर रिटायरमेंट आपको पाल लेते थे, राइट। एटलीस्ट सेकंड जनरेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में चली जाए तो आपकी रिटायरमेंट सुरक्षित है। अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, लोग, देयर इज अर्बनाइजेशन व्हिच इज हैपनिंग। तो अगर हम अपने सीनियर सिटीजन्स जो होने वाले हैं उनकी अगर हम ये पूरी जो सोशल फैब्रिक चेंज की अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है उनको बैड तो लगेगा। माना कि पेपर पढ़ने से पहले उन्होंने साइन किया था, बट यार साइन काफी चीजें करते हैं, फिर आपको जिंदगी में एहसास होता है अगर आप 25 साल के हैं आप साइन करते हैं, देन यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज अ मिस। एब्सोल्युटली, यही कहना है लोगों का। उस समय प्रायोरिटी ये होती है कि हमको सरकारी सेवा में आना है। संभवतः ये प्रायोरिटी नहीं होती है कि मेरे को कितना पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल जो उनके जो एरिया जहाँ तक उनका दायरा है वो कितना है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना नहीं, वो समझ में आता है। और इसीलिए ये इशू जो है वो सरकारी कर्मचारियों के बीच में रहा है। लेकिन एक डिमांड जो कर रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, अब सरकारी कर्मचारी एक डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप जैसे हमारी पेंशन जो है प्रेडिक्टेबल होती थी पहले, कि मैं अगर आज रिटायर हो रहा हूं, आज अगर मैं रिटायरमेंट का प्लान करता हूं और इतने साल में रिटायर हो जाता हूं तो मेरी मोटा मोटी कैलकुलेशन से इतनी पेंशन आ जाएगी। आज वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, यानी कि वो अंधेरे में, एक तरह से वो कंफ्यूज्ड है। शायद इसीलिए वो ज्यादा पैनिक में है। तो क्या हम उसको एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं किसी भी रूप में, एनपीएस में या एनपीएस में संशोधन करके जो नया सरकार कोशिश करने ला रही है, क्या उसको एक मोटा मोटा भविष्य का एग्जैक्टली कितना फिगर उसको मिलने वाला है जब वो रिटायरमेंट होगा उसका, तो क्या हम उसको दे सकते हैं फिर, ताकि वो अपने, जैसे फिरोज भाई कह रहे हैं कि उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं कि वो ब्रेक इवन पर आ सकता है, तो क्या हम उसको कम से कम ये सहूलियत दे सकते हैं क्या? तो ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन पर तो बहस काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब
खबरें ये मिल रही है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो वो क्या होगा उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा रहस्य सा हो गया है, तो ये रहस्य का उद्घाटन जो है अगर आज चर्चा में हो पाए तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन कविन सर, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहता है कि एक तो आप जो संक्षेप में बताएं, और दूसरा जो आप उपाय बता रहे हैं, क्या उनमें जो चिंताएं हैं कर्मचारियों की कि पहले सीधा सीधा ये होता था कि लास्ट ऑन सैलरी का 50% मेरी सैलरी मेरी पेंशन आ जाएगी, यानी कि प्रिडिक्टेबल था, वो मोटा मोटा इतना अनुमान लगा लेता था। एनपीएस के आने के बाद वो लगभग 30 से 35% के आसपास है, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या सरकार इस बात को कम से कम क्लैरिटी के साथ कह सकती है कि कुछ नहीं तो 35% तो मिलेगा ही मिलेगा? देखिए, जब एनपीएस चालू हुआ था तो ये सिविल सर्वेंट्स के अलावा सभी के लिए हुआ करता था, और इसमें 2014 में जब अटल पेंशन योजना लागू की गई तो एक फिक्स्ड इनकम ऑफ पेंशन, प्रेडिक्टेबल इनकम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो करी गई थी। क्योंकि जब ये माना गया कि इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों में ये बहुत असंतोष है कि साहब हम 100 रुपए जमा तो कर देंगे महीने का, लेकिन हमें बताओ तो सही कि पेंशन कितनी मिलेगी। यही सवाल सिविल सर्वेंट्स का भी है। तो उनको अटल पेंशन योजना में एक गारंटेड अमाउंट की पेंशन का प्रावधान किया गया 2014-15 में इस गवर्नमेंट के आने के बाद। इस प्रकार का प्रावधान अगर आप पेंशन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं इसके अगेंस्ट में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली देखें या इसको आप थोड़ा सा जैसे लोगों का जिस प्रकार से चाह रहे हैं देखें, तो ये किया जा सकता है। अच्छा। इसको करने के लिए हमारे पास में 2-3 तरीके हैं, जिसमें कि आप एक गारंटेड इनकम प्लस अगर उसके ऊपर कुछ और बोनस बन रहा है तो वो भी इंक्लूड करके किया जा सकता है। तो जो अभी असंतोष है वो एक तो सबसे पहले ये है कि हमारी इनकम की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी लाई जा सकती है एनपीएस में, बशर्ते हम उसको जैसे अटल पेंशन योजना में गारंटीड रिटर्न्स चालू करे गए हैं वो किए जाएं। कई देशों में अगर हम देखें तो डिफाइंड बेनिफिट एंड डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन। ठीक सर, आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। फिरोज जी जल्दी से बता दें कि अभी अगर करंट रेट ऑफ रिटर्न समझें या करंट रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस हम करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी तो देखते हैं, तो जो आज की परिस्थिति है, जो आपने 40 साल का मानक लिया, अगर 20 साल के बाद भी क्या वही परिस्थिति होगी? प्रोजेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आई थिंक वो परिस्थिति होगी, बिकॉज आपकी कोई एग्रेसिव एजम्पशंस नहीं है, पॉइंट 1। बट आई वुड वांट टू कमेंट ऑन योर प्रीवियस पॉइंट। एक रेंज जरूर दे सकती है गवर्नमेंट, एक अंडरराइटिंग दे सकती है, क्योंकि क्या है देखिए, ईपीएफओ भी पहले इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो उनकी जो गारंटीड इंटरेस्ट देते हैं ईपीएफओ में लार्जली प्राइवेट सेक्टर को भी मिलता है, उसके लिए उन्होंने 15% का इक्विटी का प्रावधान किया। उसमें उनकी रिटर्न काफी अच्छी आई, इसीलिए वो 8% को आराम से बीट कर पाए। इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। अगर किसी ने रेंज देनी है 30 to 50% on the higher side, so you underwrite 30%, I think ये करना बहुत कठिन नहीं है। इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप पेंशन जैसे लंबी अवधि के पैसे के लिए जीरो इक्विटी रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दर्शन समझना पड़ेगा सरकार को भी। अब जैसे कविम सर ने कहा कि सरकार सिर्फ एम्प्लॉयर है, लेकिन अगर ये अवधारणा रही तो शायद कर्मचारियों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सरकार को एक समझाइश वाले अंदाज में अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा रोप इन करना पड़ेगा, ताकि वो लोगों को ये आश्वस्त कर सके, चाहे वो ब्रैकेट दे, चाहे वो क्लियर कट प्रेडिक्शंस दे। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि सरकार के पास है। सरकार कुछ पिक्चर जरूर दे पाए, ये समझा पाए कि एनपीएस लोगों के हित में है और क्यों है, तो ज्यादा मुकम्मल तरीके से तो शायद बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माफी गर्ग सर से मांगूंगा, उनके पास में आ नहीं पाया सेकंड राउंड में। आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कविम सर शुक्रिया, गर्ग सर बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज अजीज साहब आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।